नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने स्वास्थ्य और इसके विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण के बारे में अध्ययन किया। पोषण और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन किया और अच्छा स्वास्थ्य और पोषण किस प्रकार से जो है लाभप्रद है हमारे लिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसके साथ ही हमने जो है पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया और हम पोषण संबंधी समस्याएं और उनके परिणाम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण संबंधी समस्याएं और उनके परिणाम। देखो बच्चों, हमारे देश की जनता में अनेक पोषण संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं और अल्प पोषण में उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है अल्प पोषण, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं जो है समस्या का शिकार है हमारे देश के अंदर कि गर्भवती महिलाओं को प्रॉपर मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, पोषक तत्व नहीं मिल पाते और इसी के कारण वो कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती है और उनके छोटे बच्चे जो होते हैं 3 वर्ष से भी कम आयु के, जो कि बहुत ही कम वजन के होते हैं, अविकसित होते हैं, है ना, और वे इसी अल्प पोषण की समस्या से ग्रस्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, भारत में पैदा होने वाले 1/3 बच्चे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/3 बच्चे जो है वो जन्म के समय कम वजन के होते हैं। 1/4 बच्चे, है ना, जब उनका जन्म होता है तो इनका वजन बहुत ही कम होता है, अर्थात कि ये 2.5 किलो से भी जो है कम वजन के होते हैं। और इसी प्रकार काफ़ी प्रतिशत महिलाएं भी जो होती है कम वजन वाली होती है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका खुद का भी वजन कम होता है, उनको भी पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते, जिनके कारण उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है या उनके पेट में पल रही जो संतान होती है, उनके गर्भ में जो शिशु होता है उसका ठीक ढंग से उसको भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे कि उनका भी वजन कम रहता है। तो पोषण से संबंधित अन्य भी कमियां हैं, जैसे कि आयरन की कमी हो सकती है या खून की कमी हो सकती है गर्भवती महिलाओं में, है ना, विटामिन ए की कमी हो सकती है, जिसके कारण जो है वो अंधेपन का शिकार भी हो जाती है। महिलाएं जो होती हैं उनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग के शिकार हो जाते हैं। तो अल्प पोषण से व्यक्ति में कई प्रकार के जो है वो रोग होने की संभावना रहती है। तो इससे बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है और इससे गर्भवती महिलाओं पर भी जो है विशेष रूप से प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो हमारी सरकार के द्वारा जो भी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं जो बनाई गई है, उनको जो है फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट्स फ्री में जो है वो हॉस्पिटल से उपलब्ध करवाई जाती है और विटामिन ए की टैबलेट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के पाउडर उन्हें जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इनके बारे में जब हमें जानकारियाँ होगी तभी हम जा कर के इनका जो है उपयुक्त रूप से लाभ उठा पाएंगे। तो हमें सरकार के द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ रखनी चाहिए और उनका लाभ भी उठाना चाहिए, तभी जाकर के गर्भवती महिलाओं पर हमारे देश के अंदर गर्भवती महिलाओं से उत्पन्न होने वाली संतानें जो होगी वो फिट होगी और कम वजन वाली नहीं होगी, कुपोषण की शिकार नहीं होगी, है ना। तो हमें गर्भवती महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान उनको प्रॉपर आहार और विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड सभी प्रकार की पोषक तत्व उनको जो है प्रॉपर मात्रा में देने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने देखा कि गर्भवती महिलाओं में किस प्रकार से अल्प पोषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, विटामिन ए की कमी से अंधापन हो जाता है, आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है ना। और अल्प पोषण से न केवल शरीर का वजन ही कम होता है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और प्रतिरक्षा पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अल्प पोषण लेने से न केवल उनके शरीर का वजन ही कम होगा, बल्कि उसका प्रभाव उनके मानसिक विकास पर भी पड़ेगा और उनकी प्रतिरक्षा पर भी पड़ेगा, यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और मानसिक विकास भी उनका कम होगा। इसके फलस्वरूप बच्चे जो होंगे वो असक्त हो जाएंगे, किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं रखेंगे, वो बच्चे शुरू से ही कमज़ोर रहेंगे। तो शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहेंगे। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन बच्चों में हो सकता है,
बच्चों को नेत्र ज्योति बचपन से ही उनकी कमज़ोर हो सकती है। आयोडीन की कमी से भी स्वास्थ्य और विकास के लिए आयोडीन की कमी भी जो है स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरा बन सकती है, और विशेषकर छोटे बच्चों में और गर्भवती महिलाओं के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप महिलाओं में जो है गलगंड रोग हो जाता है, या फिर मृत प्रसव, यानी कि कई बार जो है बच्चों की डेथ पेट में ही हो जाती है, या फिर गर्भपात हो जाता है ना, टाइम पीरियड से पहले जो है शिशु का जन्म हो जाता है, तो जिसे हम गर्भपात कहते हैं। तो ये समस्याएं कब होती है? अल्प पोषण के कारण होती है। तो बच्चों में जो बच्चे उत्पन्न होंगे अल्प पोषण के कारण तो हो सकते हैं गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, है ना। मतलब कि अल्प पोषण का प्रभाव शरीर के साथ साथ मानसिक विकास पर भी पड़ता है, इसीलिए बच्चे गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, मानसिक मंदता हो सकती है ना, और क्रिएटिनता यानी कि बौनापन उनमें हो सकता है ना, बच्चे ठिगने हो सकते हैं। तो ये सभी रोग जो होंगे वो अल्प पोषण के कारण होते हैं। तो अल्प पोषण का प्रभाव शारीरिक विकास पर तो पड़ता ही है, साथ साथ मानसिक विकास पर भी पड़ता है। अब देखिए बच्चों, लोह तत्व की कमी का भी स्वास्थ्य पर और स्वस्थता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो शिशुओं तथा छोटे बच्चों में इनकी कमी से मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास को क्षति पहुंचती है। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि आयरन की कमी हमें नहीं होनी चाहिए, आयरन हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। चाहे हम गर्भावस्था के अंदर महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जो आयरन की कमी नहीं होने देनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां है, गुड़ है, गन्ने का जूस है ना, चुकंदर है, इनसे आयरन मिलता है। तो हमें जो है लोह तत्व की कमी शरीर में नहीं होने देनी चाहिए, और किशोरावस्था के दौरान भी हमें जो है आयरन की कमी नहीं होने देनी चाहिए, विशेषकर गर्ल्स को, है ना। और सभी व्यक्तियों को जो है आयरन की कमी अपने शरीर में नहीं होनी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों पर तो इसका इफेक्ट विशेष रूप से पड़ता है, क्योंकि बच्चों में इसकी कमी से जो है संज्ञानात्मक विकास रुक जाता है और मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास की गति रुक जाती है। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चों की सोचने विचारने की क्षमता है, उनकी कल्पना शक्ति है, उनकी तर्क वितर्क करने की शक्ति है ना। ये सब जब कम होगी तो बच्चा जो होगा वो मानसिक रूप से क्या होगा, अविकसित बच्चा होगा, है ना। तो इस प्रकार उसकी शैक्षिक क्षमता भी जो है वो कम हो जाएगी। जब संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा तो उसका शैक्षिक विकास भी नहीं हो पाएगा, वो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। तो इससे सक्रियता भी उसकी कम हो जाएगी, वो बच्चा इतना सक्रिय नहीं रहेगा, एनर्जेटिक होकर कार्य नहीं कर पाएगा। और गर्भावस्था के दौरान लोह तत्व की कमी जो होगी भ्रूण के विकास को भी प्रभावित करती है। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें जो है आयरन भरपूर मात्रा में लेना है, जिससे कि भ्रूण का विकास प्रॉपर हो और माता के लिए रुग्णता और मृत्यु का खतरा बच जाए, है ना। क्योंकि माताओं को इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं आयरन की कमी से, और कई बार तो आयरन की कमी से मृत्यु तक के शिकार हो जाती हैं महिलाएं गर्भावस्था के दौरान। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अल्प पोषण से शारीरिक विकास पर जो है विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर गर्भवती महिलाओं का वजन भी कम हो जाता है और उनसे उत्पन्न होने वाले शिशुओं का वजन भी कम होता है। और अल्प पोषण से सिर्फ शरीर का वजन ही कम नहीं होता, बल्कि बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है ना, उनका प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। और विभिन्न प्रकार की आयोडीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। और आयरन की कमी से भी विभिन्न प्रकार के रोग जो है हो जाते हैं। बच्चों का जो है मानसिक विकास रुक जाता है, संज्ञानात्मक विकास रुक जाता है, शैक्षिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती है अल्प पोषण से, है ना। यानी कि पोषक तत्वों की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ना। अल्प पोषण लेने से किन प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ये तो बच्चों हमने देखा कि अल्प पोषण से हमें क्या क्या नुकसान है, लेकिन यदि हम अति पोषण लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अति पोषण का मतलब पहले भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अल्प पोषण का मतलब तो होता है कि भोजन में पोषक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होना, इसको कहते हैं अल्प पोषण। और अति पोषण का मतलब ये है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना, तो ये क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। तो यदि हम अति पोषण ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। और अपेक्षा से अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है ना।
और कुछ पोषक तत्वों के मामले में इससे जो है विषाक्तता भी हो सकती है। कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, जी घबराता है, गैस बनती है ना, अधिक मात्रा में भोजन करने से। और अधिक मात्रा में भोजन करने से वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती है, तो हमें अति पोषण भी नहीं लेना है ना। तो भारत में हम पोषण के दोनों ही सिरों पर समस्याओं का सामना करते हैं, यानी कि हमारे भारत के अंदर अति पोषण भी है और अल्प पोषण भी है ना। कुछ लोगों को अल्प पोषण मिल रहा है, कुछ जो है वो अति पोषण ले रहे हैं, तो जिसके कारण मोटे होते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की डिजीज उनको फैलती जा रही है ना। तो दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें, अर्थात कि अल्प पोषण जो होता है ये पोषणात्मक कमियों के कारण, और अति पोषण यानी आहार में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों के यूज़ के कारण, है ना। तो इसे कुपोषण का दोहरा बोझ हम कह सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनता है बच्चों कि कुपोषण का दोहरा बोझ किसे कहते हैं, है ना, या फिर कुपोषण का दोहरा बोझ क्या है, इसे समझाइए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अल्प पोषण और अति पोषण कुपोषण का दोहरा बोझ है, इसे समझाइए कैसे। तो अल्प पोषण के कारण भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अति पोषण के कारण भी हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमने जिन समस्याओं के बारे में पढ़ा वो सभी समस्याएं हम लिखेंगे, इसीलिए इसको हम कुपोषण का दोहरा बोझ कहते हैं। तो ये कुपोषण का दोहरा बोझ हो गया। प्रश्न बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारे देश में किया गया तीसरा राष्ट्रीय और पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में 28.9% और पुरुषों को और 22.2% महिलाओं का वजन अधिक है और उन्हें मोटापा है, परंतु ग्रामीण जो पुरुष हैं वो 8.6% और महिलाएं 7.3%। यह अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। आया समझ में? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शहरी जो लोग हैं, ग्रामीण लोग जो है वो मेहनत करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जिसके कारण और पोषक तत्वों से युक्त आहार लेते हैं, जबकि शहरी लोग जो होते हैं भोजन को स्किप कर देते हैं और ब्रेकफास्ट में ही जो है फास्ट फूड वगैरह खा करके और उससे अपना पूरा दिन गुजार लेते हैं, जिसके कारण वो मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका यही कारण है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं बच्चों पोषण और संक्रमण, है ना। पोषण और संक्रमण क्या है? देखो, पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन दे देना ही काफ़ी नहीं है, पर्यावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण है। देखो, पोषण से ही पोषण हमें यदि अच्छा मिल रहा है तो इसके कारण हम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। पोषण के साथ साथ हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, उसका भी इफेक्ट हमारे जो है वो स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो पर्यावरण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। पोषणात्मक स्थिति केवल भोजन तथा पोषक तत्वों पर ही पर्याप्त आपूर्ति पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि काफ़ी हद तक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्भर करती है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। पोषण और संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। प्रश्न बन रहा है यहाँ पर देखो कि पोषण और संक्रमण का आपस में घनिष्ठ संबंध है कैसे। खराब पोषण की स्थिति में प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाएगी। यदि हमें पोषण ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है ना, और भोजन में पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और इसी प्रकार का संक्रमण होने का, इससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग होने का खतरा रहेगा। और दूसरी ओर संक्रमण के दौरान शरीर में पोषक तत्व के आरक्षित भंडार की काफ़ी क्षति होती है। अब क्या होगा, कई बार वमन के द्वारा, उल्टियों के द्वारा, बुखार के द्वारा, जब उल्टियाँ होती है, बुखार होता है या दस्त हो जाती है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व के आरक्षित भंडार होते हैं, जो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर सेव रहती है, वो सारी खर्च हो जाती है, जबकि पोषक तत्वों की ज़रूरतें जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि भूख न लगने या न खाने की असमर्थता होने के कारण, या तो हमको भूख नहीं लग रही है या फिर खाने में हम असमर्थ हैं, उसके कारण भी हमें जी घबराता है या
उल्टी जैसा मन करता है ना। तो इस समय पोषण का अंतःग्रहण करने की आवश्यकता की तुलना में जब हम खाना नहीं खा पाते, जब हमारा जी घबराता है, उल्टी जैसा मन करता है, तो इससे भी हमें कई प्रकार की रोग की स्थिति बनती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। तो इस प्रकार दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है ना। तो सभी व्यक्तियों के लिए, विशेषतया बच्चों और बुजुर्गों, अल्पपोषितों के लिए रोगों और संक्रमणों का खतरा जो है वो उत्पन्न ही होता रहता है पोषण के कारण, है ना। अल्प पोषण से भी खतरा है और अति पोषण से भी खतरा है ना। अब देखिए बच्चों, विकासशील देशों में आहार जनित रोग जो होते हैं, जैसे बुखार है, पेचिस है, ये प्रमुख समस्याएं हैं। विकासशील देश, हमारा भारत एक विकासशील देश है और हमारे देश के अंदर बुखार एक कॉमन चीज़ है, पेचिस, ये विभिन्न प्रकार, ये भी रोग हमारे यहाँ पर बहुत होता है, क्योंकि उनसे ही निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? कल ही हमने पढ़ा है कि निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में, जब हमें दस्त होते हैं, उल्टी और दस्त जब होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जल के साथ साथ खनिज लवण की कमी भी हो जाती है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, है ना। तो इससे अधिक मात्रा में जब उल्टी और दस्त होते हैं तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है निर्जलीकरण के कारण, है ना। तो अनेक संक्रामक और संचारी रोग जो होते हैं वो खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आसपास का एटमॉस्फेयर यदि क्लीन नहीं है, आसपास गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं, पानी भरा रहता है, तो इससे जो है गंदी सी स्मेल आती रहती है और हम वहीं रह रहे हैं, वही खाना बना रहे हैं, वही खा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पोषण के साथ साथ हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर और पर्यावरण की स्वच्छता भी हमारे स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है ना। तो पर्यावरण की साफ सफाई है, घर की घरेलू हालत जो है वो खराब है, और खाद्य की अस्वच्छता है, ये सभी कारण हैं जिनके कारण विभिन्न प्रकार के रोग फैल जाते हैं। संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं? वे रोग जो कि जलवायु और भोजन के द्वारा या किसी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोग जो है हमारे देश के अंदर क्यों मिल रहे हैं, ज़्यादातर क्यों फैलते जा रहे हैं? एक तो पर्यावरणीय स्थिति के कारण, आसपास गंदगी होने के कारण, और घर में भी साफ सफाई नहीं होने के कारण, खाद्य अस्वच्छता के कारण, भोजन साफ सफाई से नहीं बनाया जा रहा है, जल को जो है स्वच्छ करके यूज़ में नहीं लिया जा रहा है ना। तो इन सभी के कारण विभिन्न प्रकार की जो है वो बीमारियों के शिकार हम होते जा रहे हैं। अतः ये देखना महत्वपूर्ण है कि इन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे कि किस प्रकार से हम इन बीमारियों से बचें। देखिए बच्चों, स्वास्थ्य विज्ञान के कुछ निजी पहलू बताए गए हैं। अब देखो, रोगों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें तो व्यक्तिगत सफाई के द्वारा, व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा भी हम जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन स्नान करें, देखो प्रतिदिन ब्रश करें, प्रतिदिन उठकर ब्रश करें, अपने दांतों को साफ सुथरा रखें, प्रतिदिन अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें, प्रतिदिन स्नान करें, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हाथों को साफ सफाई से धोएं। कहीं भी जाते वक्त हम स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएं, या स्वच्छ वस्त्रों का उपयोग हम डेली करें। और अपने नाखून जो है हम प्रतिदिन काटें, या वीक में एक बार हमें नाखून काटने चाहिए। हम अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहेंगे तो इसके कारण नाखूनों में जो मैल जम जाता है वो हमारे नाखूनों से भोजन के द्वारा हमारे मुंह में नहीं जाएगा, और जिससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखकर, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेगा, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक परिवार स्वच्छ रहेगा, उससे परिवार स्वच्छ रहेगा तो समाज स्वच्छ रहेगा, समाज स्वच्छ रहेगा तो एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र जो है वो तैयार होगा, और उसके अंदर अच्छे अच्छे उत्पादक जो है वो तैयार होंगे। हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो होगा आत्मनिर्भर देश बन सकता है ना, और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता, रोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अभी हमने व्यक्तिगत स्वच्छता को देखा। अब देखो, इसके नियंत्रण करने के लिए आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के कारकों पर ध्यान दिया जाता है ना। तो जो विभिन्न प्रकार के रोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं,
तो नीचे दिए गए इस बॉक्स के अंदर ये जो सारणी हमें दी गई है, इसके अंदर विभिन्न रोगों से संबंधित आंतरिक और बाह्य घटक हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। एक तो होते हैं परपोषी कारक, अंतस्थ कारक, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं जिनके कारण हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। या फिर एक बाह्य पर्यावरणीय कारक होते हैं जो कि हमें अस्वस्थ करने में मदद करते हैं। समझ में आया। एक तो हमारे शरीर के व्यक्तिगत कारक जो जिनके कारण हम अस्वस्थ रहते हैं, और दूसरे हमारे पर्यावरणीय कारक जिनके कारण भी हम अस्वस्थ रहते हैं। तो अंतस्थ कारक कौन से, देखिए सबसे पहले इसमें जो है विभिन्न आयु वर्ग, कोई भी लिंग का हो, कोई भी मानव जातीयता हो, किसी भी जाति का लोग हो, उन्हें जो है अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरे इसके अंदर है जैविक कारक। जैविक कारक में अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के कारण भी जो है कई प्रकार के रोग जो है बच्चों में आ जाते हैं, और रुधिर वर्ग से भी आ सकते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो है हमारे शरीर के अंदर स्रावित हो रहे हैं, तो यदि हमें अल्प पोषण मिल रहा है तो वो स्रावित नहीं होंगे। रक्त में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्तर कम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यदि फैटी भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है ना। और विभिन्न अंगों की, विभिन्न तंत्रों की कार्य क्षमता पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ आंतरिक कारक है जो कि हमारे शरीर को जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें हो गया विभिन्न आयु वर्ग में और व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके साथ साथ जैविक कारक है और आनुवंशिकता, है ना। तो जैविक कारक हो गए जिसमें रुधिर है, एंजाइम्स है ना, और कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हो गए। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के कारण भी जो है कई रोग जो होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, जिसके कारण भी वो अस्वस्थ फील करते हैं। अब आते हैं आपके सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं। जैसे सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं क्या है, जैसे कि व्यवसाय कैसा है, वैवाहिक स्थिति कैसी है, आवास कैसा है, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है ना। अब चलते हैं आगे। जीवन शैली। जीवन शैली जो होती है, जीवन शैली संबंधी कारक जो होते हैं, ये पोषण, आहार, शारीरिक सक्रियता, रहन सहन की आदतें, व्यसनी पदार्थों का सेवन तथा मादक द्रव्य और मदिरा आदि, इनके कारण भी ये भी अंतस्थ कारक है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो प्रभावित होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो जीवन शैली हमारी किस प्रकार की है, हमारा पोषण कैसा है, हमारा आहार कैसा है, हमारी शरीर की सक्रियता कैसी है, हमारा रहन सहन की आदतें कैसी है, हमें किसी प्रकार के व्यसन पदार्थों का सेवन तो नहीं करते, मादक द्रव्यों का उपयोग तो हम नहीं करते, मदिरा वगैरह तो नहीं पीते। यदि इन सभी चीज़ों पर जो है हमारा स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है ना। तो ये कुछ अंतस्थ कारक हैं। अब चलते हैं पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक के अंदर देखिए भौतिक पर्यावरण जो है, इसके अंदर वायु है, जल है, मिट्टी है, आवास है, जलवायु है, इनकी स्वच्छता, है ना। आसपास वायु, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, आसपास के आवास हैं, जलवायु है किस प्रकार की है, वो भी जो है विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, है ना। इनसे भी ये परिस्थितियां भी जो है वो रोग उत्पन्न करने में या संक्रमित करने में विशेष रूप से मदद करती है। भौगोलिक स्थिति जैसे गर्मी है, प्रकाश है, शोर है, विकिरण है ना, इनसे भी विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रदूषण वगैरह होते हैं, जिनके कारण भी जो है हानिकारक रेज वगैरह निकलती है, शोर प्रदूषण होता है, जिसके कारण भी जो है व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो सकता है। अब जैविक पर्यावरण में शामिल है जैसे मानव है, अन्य सभी सजीव है, जानवर है, कृंतक है, कीट है, पौधे हैं, विषाणु है ना, सूक्ष्म जीव है। इनमें से कुछ रोगजनक जो होते हैं वो एजेंटों के रूप में भी कार्य करते हैं, और कुछ संक्रामक के भंडार जैसे कि कुछ मध्यस्थ वाहक के रूप में कार्य करते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोग वाहकों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये भी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने में मदद करते हैं जो पर्यावरणीय कारक है ना। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं जानवर है, कृंतक है, कीट है, पतंगे हैं, सजीवों से भी हो सकता है, मनुष्यों से भी होता है, किसी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से भी विभिन्न प्रकार के रोग फैल सकते हैं, है ना। तो ये बाह्य घटक है, पर्यावरणीय घटक है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। अब ये मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है, भावनात्मक कुशलता, सांस्कृतिक मूल्य है, रीति रिवाज है, हमारे आदतें हैं, हमारी आस्थाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, धर्म है, जीवन शैली है, स्वास्थ्य और सेवाएं हैं। ये सारी चीज़ें भी जो होती है हमारे स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है ना। तो यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो पर्यावरण स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, और पर्यावरण स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा, और यदि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जो है
स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में मदद कर पाएंगे। अब देखिए, इन कारकों में स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता, पोषण और प्रतिरक्षण प्रमुख हैं। जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं तब हम प्रमुख रूप से दो पहलुओं से संबंधित होते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक निजी और एक पर्यावरणीय। जैसे कि अभी हमने देखा था व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी पर्यावरण स्वच्छता। हर पहलू में क्या शामिल है? स्वस्थ भोजन और सामाजिक परिवेश और जीवन शैली और व्यवहार, ये चीज़ें इफेक्ट करती है हमारे स्वास्थ्य पर। तो स्वच्छता के साथ साथ ये सभी चीज़ें घनिष्ठ संबंध भी रखती है और स्वास्थ्य के सिद्धांतों का समुचित रूप से पालन न करने के कारण अनेक प्रकार के संक्रमण और कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जो हमने देखे थे अभी ऊपर। अब देखिए पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें घरेलू स्वास्थ्य विज्ञान और सामुदायिक स्तरों पर जैव और अजैव दोनों प्रकार के बाह्य पदार्थ जो है वो शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जल है, वायु है, आवास है, विकिरण है और भौतिक कारक भी शामिल है। इनकी स्वच्छता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये यदि स्वच्छ होंगे तभी जो है हमें स्वस्थ वायु मिलेगी, जल मिलेगा। हम जब स्वच्छ जल का उपयोग करेंगे तभी जा कर के हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इनकी स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों का। और इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व जैसे पौधे हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कीट हैं, कृंतक है, प्राणी है, जानवर है, ये भी जो है हमारे पर्यावरण के विशेष घटक हैं, है ना। तो इनमें भी हमें जो है वर्तमान समय में जो हम पौधों से जल्दी सब्जियां, फल आदि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, तो इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह इनके अंदर रूट से होकर इनके अंदर तक चले जाते हैं और वही फिर फलों सब्जियों के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं, हमें अस्वस्थ करते हैं। तो ये जैविक तत्व भी जो है विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने में मदद करते हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। अब देखिए स्वास्थ्य विज्ञान के पर्यावरण संबंधी पहलू। देखिए पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? सबसे पहले तो पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, ठीक है। फिर मानव मल मूत्र का निपटान ठीक ढंग से होना चाहिए। हमारे आसपास जो भी मानव मल मूत्र है उसका निपटान ठीक ढंग से होना चाहिए। पानी की आपूर्ति, स्वच्छ पानी की आपूर्ति हमारे घर तक होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, है ना। स्वच्छ पानी आना चाहिए। अपशिष्ट तरल पदार्थ एवं सीवेज का निपटान, यानी कि हमारे घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, तरल पदार्थ, उनको हम जो है नालियों की सहायता से सीवेज उनका होना चाहिए, निपटान अच्छे से होना चाहिए, है ना। और कूड़ा करकट निपटान जो है ठोस पदार्थों के प्रबंधन के लिए हमें डस्टबिन लगाने चाहिए जगह जगह पर, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। इधर उधर कचरा फेंकेंगे तो पर्यावरण में गंदगी फैल जाएगी, जिससे प्रदूषण फैल सकता है। हमारा आवास जहाँ हम रहते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के सभी आदतों को जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जीवाणु नियंत्रण जैसे कि मच्छर और मलेरिया, यानी कि हमारे आसपास यदि कहीं पानी भरा हुआ है, कोई गंदगी है, कहीं मच्छर है, तो हमें वहाँ पर जो है DDT आदि का छिड़काव करना चाहिए, है ना। जीवाणु नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए। पानी को वहाँ से हटवाना चाहिए, गड्ढे को साफ करवाना चाहिए, मिट्टी भरवानी चाहिए, है ना। और आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जभी जाकर हम जो है पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि पर्यावरण यदि हमारा स्वच्छ रहेगा तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, है ना। तो हमें स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के अंदर एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरा हम अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रख करके और अपने स्वास्थ्य को, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब देखिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी पारिस्थितिक परिस्थितियों का सृजन किया जाए या बनाए रखा जा सके कि जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली हो, बीमारी की रोकथाम करने वाली हो। और इनमें सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, विशेष रूप से मल का निपटान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, आसपास पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की ज़रूरत है और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हमें करनी चाहिए और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का भी ये कर्तव्य है और विशेषकर से मल का निपटान जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। और वायु प्रदूषण को हटाने के लिए हमें जो है LPG और CNG का उपयोग करना चाहिए, है ना। और
निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार वायु और जल का प्रदूषण भी कम करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। जल की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, जल को स्वच्छ रखना चाहिए और संदूषित जल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। संदूषित जल के उपयोग करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है, जैसे अतिसार यानी बुखार है, कृमि ग्रसन, जैसे अशुद्ध जल या संदूषित जल का उपयोग करने से पेट में कृमि हो जाते हैं, है ना, और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, खुजली है, इचिंग होती है और नेत्र संक्रमण होता है, यानी कि हमारी दृष्टि जो है कमज़ोर हो सकती है, आँखों में जो है संक्रमण हो सकता है और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कृमि जो है, कृमियों का संक्रमण भी हो सकता है। तो हमें संदूषित जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए, उसे उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखकर हम अपने जो है आपको स्वस्थ रख सकते हैं, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अब है आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान। आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान क्या कह रहा है? आहार जनित बीमारियां तब होती है कि जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिससे कि रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान हो, यानी कि हमें बीमारी कब होगी कि जब हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं। तो यदि हम ऐसा भोजन लेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेगी, ऑब्वियस है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें जो है खाए गए भोजन में जीव या विषैले पदार्थ, अब ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं? इसलिए होती है कि जो हमने भोजन खाया है उस भोजन के अंदर या तो सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या फिर विषैले पदार्थ हो जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो भोजन को हमें साफ सफाई से, स्वच्छता से बनाना चाहिए। रोगजनक सूक्ष्म जीवों का काफ़ी संख्या में होना या फिर रोगजनक जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उनका अधिक मात्रा में होने के कारण भी बीमारियां हो सकती हैं। तो संदूषित आहार का सेवन काफ़ी मात्रा में किया हो तो भी हो सकती है ना। हमने जो है बासी भोजन खा लिया हो या फिर संदूषित भोजन का हमने जो है यूज़ किया हो, बासी भोजन जब हम कर लेते हैं तो उससे भी जो है हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो इनसे होने वाले रोग कौन से हैं? देखो, अतिसार है, पेचिस है, एमीबियासिस है और संक्रामक हिपेटाइटिस है, टाइफाइड है ना, लिस्टेरियोसिस है और बाटुलिज्म है, हेजा है, आंत्रशोथ है। कई प्रकार के रोग जो है संदूषित भोजन के करने से होते हैं। समझ में आया? तो प्रश्न आ सकता है कि संदूषित भोजन करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? 2 रोगों के नाम बताओ या 4 रोगों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं, है ना। इनमें से अधिकांश का कारण व्यक्तिगत अस्वस्थता तथा भोजन बनाने और खाने के खराब तरीके हैं। अब ज़्यादातर रोग जो, ये सारे रोग मैंने जो बताए हैं, ये ज़्यादातर रोग जो है व्यक्तिगत अस्वस्थता के कारण होते हैं। हम जो है स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते इसलिए, या फिर जो हम भोजन बना रहे हैं वो साफ सफाई से नहीं बना रहे हैं तो भी ये रोग हो सकते हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है भोजन बनाते समय। दूषित, संक्रमित और असुरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग हमने किया है भोजन बनाते समय, और जिसके अंदर जल है, जल भी अशुद्ध हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, और खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है हम मसाले, आजकल रेडीमेड मसाले वगैरह डालते हैं, तो हो सकता है कि उनमें भी कोई किसी प्रकार के जो है वो भी हमारे लिए ठीक नहीं हो, संक्रमित हो, है ना। तो उनको भी इस तरीके से साफ सफाई से तैयार नहीं किया गया हो सकता है, तो इसके कारण भी रोग हो सकते हैं। अनुचित भंडारण का ढंग, यानी कि उनको जहाँ पर हम सेव करके रखा है हमने वहाँ पर साफ सफाई नहीं हो, चूहे घूमते हो, कॉकरोच घूमते हो, है ना, तो उसी के अंदर हमने भोजन बना लिया हो या उन्हीं मसालों का यूज़ कर लिया है तो भी हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, है ना। कीट और कृमि नियंत्रण न करना, यानी कि हमने कीटों को और कृमियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई दवाइयाँ अनाजों में, दालों में नहीं रख रखी है, जिससे कि दाल का उपयोग कर रहे हैं, उसी गेहूँ को पिसा रहे हैं, तो उससे भी कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। संदूषित अनाज, संदूषित जल, संदूषित मसालों का उपयोग करके जो भोजन बनाया जाता है तो उससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। संदूषित उपकरणों का उपयोग क्या हो, जैसे कि जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरे नहीं हो, गंदे हो, है ना, उन पे साबुन लग रहा हो, है ना, और प्लेटों, चम्मच, गिलासों आदि का जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो यदि साफ़ सुथरे नहीं होंगे और उनमें हम भोजन करेंगे तो इससे भी हमें रोग हो सकते हैं। भोजन का अपर्याप्त रूप से पका होना, यानी जो भोजन हमने बनाया है वो ठीक ढंग से पका नहीं है, कच्चा है, तो इसके कारण भी हमें रोग हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों का ऐसे तापमान पर भंडारण हो जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो, यानी कि हमने खाना बना दिया है और उसको हमने खाया नहीं है, उसको शाम तक हमने ऐसे ही रख दिया है, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है,
तो वो भोजन जो होता है बास जाता है, उसमें बदबू आने लगती है और फिर हम उसी को शाम को खा लेते हैं, तो इसके कारण उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी उचित तापमान पर नहीं रखने के कारण, चाहे तो हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हम उसको शाम को यूज़ में ले सकते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में यदि हमने बाहर रख दिया है, दूध भी हम बाहर भूल जाते हैं यदि कभी कभी, तो गर्मी के मौसम में शाम को दूध जब चाय बनाते हैं तो फट जाता है ना। तो कहने का मतलब कि खाद्य पदार्थों को ऐसे तापमान पर भंडारण करना चाहिए जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, उचित तापमान पर उनको रखना चाहिए। अनुचित ढंग से उसको ठंडा करना, हाँ, बहुत अधिक मात्रा में यदि ठंडा करके यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें रोग हो सकते हैं, है ना। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, है ना। और पके हुए और बचे हुए भोजन को अनुचित अपर्याप्त रूप से गर्म करना और पुनः गर्म करना, देखो कई बार क्या होता है कि जो बना हुआ भोजन है उसको भी बार बार गर्म करके यूज़ नहीं लेना चाहिए, वो भी हमारे लिए जो है ठीक नहीं रहता, उसमें सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जो बचा हुआ भोजन है, सुबह का बच गया है, गर्मी का मौसम है, शाम को फिर से गर्म करके पुनः गर्म करके खा रहे हैं, तो इससे भी संदूषण हो सकता है। और फिर इसके अलावा परस्पर संदूषण हो सकता है, आपस में किसी संक्रमित व्यक्ति से के संपर्क में आने से हो सकता है। भोजन को बिना ढके हुए खुला छोड़ देने पर संदूषण हो सकता है, खुला ही छोड़ दिया है, पानी को खुला छोड़ दिया है, भोजन को खुला छोड़ दिया है और फिर उसी का आप यूज़ कर रहे हो खाने में, तो मक्खियाँ बैठती है, मच्छर बैठते हैं, है ना, कॉकरोच वगैरह घूमते हैं, तो उससे क्या होता है वो भोजन संदूषित हो जाता है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। तो भोजन की सजावट के लिए संदूषित पदार्थों का उपयोग करना, कई जने क्या करते हैं भोजन को सुंदर और डेकोरेटिव दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थों का, डेकोरेटिव पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारा भोजन संदूषित होता है, इनमें केमिकल्स होते हैं जो भोजन में मिल जाते हैं और इससे हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब देखिए, भोजन पकाने वाले लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विज्ञानों तथा स्वच्छता का ध्यान न रखना, यानी जो भी व्यक्ति भोजन बना रहे हैं, है ना, उनके द्वारा स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना। जैसे कि गंदे कपड़े पहन करके वो काम कर रहे हैं, वो स्वयं भी व्यक्तिगत स्वच्छता उनकी नहीं है ना। और गंदे गंदे हाथ जो है, हाथों से वो आटा लगा रहे हैं, फिर उसी से खाना बना रहे हैं, तो आप उसको खाओगे तो उनका मैल भी जाएगा और उससे आपके कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है ना। उनके नाखून गंदे हैं तो नाखूनों का मैल भी जा रहा है खाना बनाते समय उसमें, तो उससे भी हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो आप घर में या घर के बाहर जो भी काम करते हैं उसको उत्पादक बनाने के लिए पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित प्रभावी रीतियाँ अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। हमें यदि हम चाहते हैं कि हम देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक अच्छे उत्पादक बनना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखना है, तभी जा करके हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमारी लेसन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम 10th लेसन का ही अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी।